तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिगिनिंग स्वैग पर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल बिगिनिंग स्वैग को अगर सब्सक्राइब नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन कॉल पर सेट कर ताकि हमारा नोटिफिकेशन पर जल्द से पहुंचे। देखिए, मैं जो इतिहास का पार्ट 2 बनाने जा रहा हूं जिसमें आक्रमण हुआ था, आक्रमण के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर सर्वप्रथम 3 आक्रमण हुए। पहला अरबी आक्रमण, पहला कौन आक्रमण हुआ? अरबी आक्रमण। और दूसरा आक्रमण यहाँ पर हुआ तुर्की आक्रमण। और जो तीसरा आक्रमण हुआ था यहाँ पे, वो आक्रमण हुआ यहाँ पे और पुर्तगाल वाले यानी अफगानी आक्रमण हुआ था। अफगानी आक्रमण। देखिए, यहाँ पे जो आक्रमण हुआ था अरबी आक्रमण में, देखिए ये जो अरबी आक्रमण हुआ था ये सन 712 से 12 में हुआ था। अरबी आक्रमण में सबसे पहले यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम। देखिए, अरबी में जो अरबी आक्रमण था उसमें सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। मतलब ये क्यों किया? तो अरबी में अरब वालों को, जो अरब सागर के थे उस समय यहाँ पर क्या बोलते हैं, भारत में यानी कि विश्व में खलीफा वालिद थे। वालिद उस समय खलीफा थे। तो देखिए, यहाँ पर चीन ने और नेपाल ने चीन ने और श्रीलंका ने यहाँ पर इनको एक जहाज उपभेद में किया था। उस जहाज को ये लोग यहाँ पर भारत का जो सिंध प्रांत है उस तरफ से लेकर जा रहे हैं। तो वही सिंध प्रांत पे इनका जहाज खराब हो गया। तो जब वहां से खराब हो गया तो वो लोग वहां से चले गए, अरब सागर वाले। तो यहाँ जब वो लोग चले गए, अरबी वाले वहां से चले गए, तो यहाँ पर सिंध प्रांत में उस समय राजा दाहिर था। तो यहाँ पर उसका जितना भी सामान था उसमें, उस जहाज में सब चोरी कर लिए यहाँ पर यहाँ सिंध प्रांत से। तो उस समय यहाँ पर जो अरबी वाले थे यहाँ पर एक सेनापति से यहाँ पर पत्र भिजवाए। जब पत्र भिजवाए तो उसमें लिखा था कि आप मेरा यहाँ पर जितना भी सामान सब चोरी हुआ है मेरा आप भुगतान करो यानी भरपाई करो। तो यहाँ पर जो दाहिर था, ये यहाँ पर सिंध प्रांत का राजा था। दाहिर सिंध प्रांत का राजा था। उस समय दाहिर वहां पर सिंध प्रांत का राजा था और इसकी 2 पुत्रियां थी, पहली सूर्या और दूसरी संयोगिता। देखिए, यहाँ पर इसकी 2 पुत्रियां थी। तो जब दाहिर बोला कि नहीं, मैं आपका जितना भी सामान चोरी हुआ है, क्या मैं चोरी किया हूँ क्या? मैं आपका कोई भी सामान नहीं दूंगा। तो यहाँ पर जो अरब वाले थे वहां से तब मोहम्मद बिन कासिम सन 712 ईस्वी में यहाँ पर आक्रमण करने आया। तो जब ये आया मोहम्मद बिन कासिम, ये दाहिर की हत्या कर दी और ये उस समय 17 वर्ष का था उस समय यह। तो जब यहाँ पर जब दाहिर की हत्या कर दी तो उसके बाद इनकी जो पुत्रियां थी, उस समय यहाँ पर वालिद का भाई मलिद था उस समय खलीफा उस समय हजरत मलिद थे। तो ये दोनों सूर्या संयोगिता मलिद से बोली कि मोहम्मद बिन कासिम आया, मेरे पिता की हत्या कर दी और मेरी बहन के साथ दुर्व्यवहार किया, यानी कि ये लोग गलत यहाँ पर मलिद से बता दी। तो मलिद ने 17 वर्ष की आयु में मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी, यानी कि मृत्यु करवा दी। और ये है हमारा अरबी आक्रमण, जिसको आप नोट कर लीजिए।
देखिए यहाँ पर, कहाँ पर देखिए यहाँ पर जो उसके बाद हुआ तुर्की आक्रमण, उसके बाद हुआ तुर्की आक्रमण। देखिए उस समय जैसे भारत है, भारत के जस्ट बगल में मतलब जैसे समुद्र है और वहां पे जो तट होता है, तट, उस समय तट पर उस समय वहां पर कुछ लोग क्या बोलते हैं, वहां पर शासन कर रहे थे, मतलब अपना साम्राज्य स्थापित कर रहे थे, जिसमें से अल्पतगीन था, अल्पतगीन, और इसका दामाद था, दामाद सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन। उसके बाद इसका पुत्र था, सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी था, महमूद गजनवी था, गजनवी। उस समय ये लोग वहां पर शासन कर रहे थे, यानी कि अपना साम्राज्य भारत के जस्ट बगल जो होता है, जिससे तट होता है, उस पे वहां पर ये लोग साम्राज्य अपना बना रहे थे। तो उस समय भारत के सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत का राजा उस समय था जयपाल, जयपाल था उस समय का यहाँ पे राजा। तो ये बोला कि ये लोग भारत के जस्ट बगल, ये उस समय बोला, ये जयपाल बोला कि ये लोग मेरे भारत के जस्ट बगल में क्या बोलते हैं, स्थापित कर रहे हैं अपना साम्राज्य, चलो इनको भगा दो। तो ये अपनी सेना को लेकर गया यहाँ पर इनको भगाने के लिए। तो जयपाल को यहाँ पर महमूद गजनवी, ये अल्पतगीन लोग इसको पकड़ कर एक कमरे में 1 महीने तक बंद कर दिए थे। 1 माह तक इसे बंदी बनाकर रखे, बंदी बनाकर रखें। देखिए इसे 1 माह तक वहां पे भारत के जस्ट बगल जो है, वहां पर जहां पर ये लोग अपने राज्य की स्थापना कर रहे थे, इसलिए इसे 1 माह तक बंदी बनाकर रखा। उसमें इसे जान से नहीं मारा, इसको बोलते हैं क्या, मतलब खाना दिया, मतलब पानी मतलब सब कुछ इसे सुविधा दी, बट इसे मारा पीटा बहुत, इसे जान से नहीं मारे। तो इससे इसका जो पिता था सुबुक्तगीन बोला, सुबुक्तगीन बोला जयचंद्र से, सुबुक्तगीन बोला जयचंद्र से कि तुम मुझे सोना चांदी हीरा मोती, मतलब तुम मुझे खजाना दे, सॉरी यहाँ पर जयपाल है, जयपाल से बोला, जयचंद्र इसका भाई था, सॉरी ये आगे की कहानी में जयपाल और मुझे सॉरी जयचंद्र ही याद आता है, और ये जयपाल है। जयपाल से बोले, सुबुक्तगीन बोला जयपाल से कि तुम मुझे सोना चांदी हीरे जवाहरात, हीरे मोती दो मुझे, तो दे देना तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो ये बोला, जयपाल बोला कि चलिए ठीक है, मैं अपने सिंध प्रांत से मैं आपको हीरा सोना चांदी हीरा मोती ला कर दूंगा, यानी कि खजाना आपको लेकर दे दूंगा, बस आप मुझे छोड़ दो। तो जयपाल वहां पर भारत के जस्ट बगल जो है तुर्की आक्रमण
जहाँ तुर्क शासन चल रहा था, उस समय बोला कि हाँ मैं तुम्हें दे दूंगा। जब ये जयपाल अपने घर सिंध प्रांत में आया तो ये बोला कि नहीं, मैं तो डर की वजह से बोल दिया था, मैं इनको कुछ भी नहीं दूंगा। तो उसके बाद ये जो था महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, गजनवी यह बिना बताए यानी अपनी सेना को तैयार करता है, ना अपने पिता ना ये अपने पिता और ना ये अपने इसका दोनों से ये नहीं पूछता है कि मैं यहाँ पर भारत के सिंध प्रांत में जा रहा हूँ लूटपाट करने। तो ये महमूद गजनवी सेना को तैयार करके भारत में आक्रमण करने आया। देखिए यहाँ पर ये इतना आप नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे मैं बताता हूँ। देखिए इसके बाद यहाँ पर ये सेना लेकर आया। यहाँ पे यह भारत में 2 बार इसका कार्य, बस ये आक्रमण ये जितनी बार आया यह कुल मिलाकर 17 बार मंदिरों को लूटा था। उसके देखिए ये 17 बार मंदिरों को लूटा था, पर यह भारत में 2 बार आक्रमण पहले किया, 2 बार आक्रमण किया। उसके बाद जब ये भारत में 2 बार आक्रमण किया, उसके बाद क्या बोलते हैं, जयपाल बोला कि ये अब तो आक्रमण ही करता रहेगा, ये मेरे वजह से यहाँ की जितनी भी मंदिर है ये भारत में सभी को लूट रहा था। तो ये उसके बाद क्या बोला, उसके बाद जयपाल आत्महत्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद देखिए ये जब आत्महत्या कर लेता है तो ये महमूद गजनवी सोचता है अब वो कौन मुझे रोकने वाला ही है, अब तो मैं यहाँ पर अब यहाँ पर मैं मंदिरों को लूट ही सकता हूँ। तो यह कुल मिलाकर 17 बार मंदिर को लूटा था। अंतिम बार यह सोमनाथ मंदिर को लूटा था। यह अंतिम बार सोमनाथ मंदिर को लूटा था। फिर वहां से इसे 1 लाख की संपत्ति मिलती है। वहां से जब ये लूटा तो वहां से इसे 1 लाख रुपए की संपत्ति मिलती है। मतलब इस समय 1 लाख का मतलब इस समय 1 अरब रुपए। इसे उस समय में 1 लाख मिला था,
एक सोमनाथ मंदिर को लूटने के बाद यह अंतिम बार 1027 में मंदिर को लूटता है, 27 ईस्वी में, सॉरी यहाँ पर ये 1027 में ही मंदिर को लूटता है। और उसके बाद ये यहाँ पर कुछ वर्षों तक यहाँ पे शासन करता है। फिर ये 1030 ईस्वी में, देखिए उस समय वहां पे शासन कर रहे थे। देखिए ये यहाँ से यह कुल मिलाकर 17 बार मंदिरों को लूटा था। अंतिम बार यह सोमनाथ मंदिर को लूटा। यह सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा। उसके बाद इसे 1000 रुपए की संपत्ति मिलती है। यह अंतिम बार 1027 ईस्वी में पाटन में लूटपाट करता है। इसकी मृत्यु यानी कि जाटव द्वारा 1030 ईस्वी में जाटव द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। इसे पाटन में मारा गया। इसे पाटन में मारा गया। सोचिए ये ऐसा राजा था महमूद गजनवी। ये क्या बोलते हैं, जयपाल को इसने आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया था। फिर भी इसे जाटव द्वारा पाटन में से मारा गया। ये है यहाँ, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद ये महमूद गजनवी मारा गया। उसके बाद यहाँ पर मोहम्मद गोरी का आक्रमण, मोहम्मद गोरी ने यहाँ पर आक्रमण किया। उसके बाद देखिए मोहम्मद गोरी जिस समय यहाँ पर आए थे, मोहम्मद गोरी सर्वप्रथम 1175 ईस्वी में भारत आया। यह भारत में आया तो ये छोटी मोटी लूटपाट करके चला गया। यह 1175 में आया। इसने छोटी लूटपाट करके चला गया। देखिए यह उसके बाद यहाँ पे जब आता है तो ये 1178 ईस्वी में यहाँ पर दोबारा आता है। उस समय यहाँ पर भीम द्वितीय थी। 1100 ईस्वी में यह दोबारा आता है। उस समय यहाँ पे देखिए भीम द्वितीय की माता नायिका देवी यहाँ पर राज कर रही थी। उस समय यहाँ पर भीम द्वितीय की माता नायिका देवी राज कर रही थी।
राज कर रही थी। देखिए उस समय यहाँ पर भिंडती की माता नायिका देवी राज कर रही थी। सन 1178 में जब यहाँ पर आता है, सोचता है कि मैं यहाँ पर युद्ध कर लूं, तो नायिका देवी एक ऐसी महिला थी जिसने 5000 सैनिक को 5000 सैनिक को अधमरा कर दी थी और 3 से 4 हजार आदमियों को वो मार डाली थी। 4000 सैनिक को 3 से 4 हजार यानी 3000 सैनिक को मार डाली। उसके बाद इनके शरीर पे बताया जाता है कि एक भी खरोच नहीं आई थी नायिका देवी के शरीर पे। फिर ये मोहम्मद गोरी यहाँ से चला गया, बोला कि मैं अब जा रहा हूँ, नहीं तो ये लोग मुझे भी मार डालेंगे। तो ये सन 1191 में यहाँ पर दोबारा आता है। उस समय यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान से इनका युद्ध हुआ जिससे हम लोग इसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हुआ जिसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। देखिए अब इसके बाद इनकी कहानी को आप समझिए। ये सन 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान से इनका युद्ध हुआ जिसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। उसमें पृथ्वीराज चौहान ने जीत हासिल की और मोहम्मद गोरी जब हारा तो ये सोचा कि ये भाग गया। उस समय जब ये भागा तो ये सोचा कि अगर मैं नहीं भागूंगा तो मैं पूरी तरह से समाप्त हो जाऊंगा। तो ये उस समय इसका पृथ्वीराज चौहान की, ये पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूँ इसकी कहानी को। देखिए इसके बाद इसका दोस्त था, पृथ्वीराज चौहान का दोस्त, पृथ्वीराज चौहान का दोस्त जयचंद्र था। कौन था? जयचंद्र। देखिए इसकी कहानियों को समझिए आप। इसकी पुत्री का नाम था संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान की कुल 13 पत्नियां थी। देखिए उस समय जयचंद्र की पुत्री संयोगिता थी। ये इसका दोस्त था। तो ये जब इसके दरबार में आते आते इससे पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता में प्रेम हो गया। तो इसे जयचंद्र को जब पता चला तो इसने विश्व के जितने भी राजा थे उनको बुलाया और पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। तो चौहान का दोस्त है, यहाँ पे लिखा दोस्त, इसे बुलाया। तो इसकी पुत्री बोली, एक सैनिक द्वारा यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को पत्र भिजवाई कि आप आइए, मेरे पिता विश्व के सभी राजाओं को बुलाए हैं पर आपको नहीं। मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ पृथ्वीराज चौहान मतलब आपसे ही उस पत्र में लिखा था, और नहीं तो मैं किसी से नहीं करूंगी विवाह। तो पृथ्वीराज चौहान आए संयोगिता से भरे दरबार में। उस समय विश्व के सभी राजा थे। जयचंद्र की पुत्री संयोगिता उस समय से विवाह कर लिया। तो इनकी कितनी पत्नियां हो गई? 14। तो पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र में युद्ध हुआ।
युद्ध हुआ, इन दोनों में युद्ध हुआ, तो जितना इनका लॉस हुआ, मतलब जितने इनके, किसी के भी सैनिक मरे नहीं, जितने सैनिक इनके घायल हुए उतने सैनिक इनके भी घायल हुए। तो ये बोले कि चलो हटाओ। तो उस समय मोहम्मद गोरी जयचंद्र से आकर मिलता है, सॉरी जयचंद्र मोहम्मद गोरी से जाकर मिलता है। ये बोलता है कि मैं तुमको पृथ्वीराज चौहान की जो क्या बोलते हैं, सॉरी अस्त्र शस्त्र के बारे में बताता हूँ, वो कहाँ पर रखा है अपनी अस्त्र शस्त्र को। तो जयचंद्र ने मोहम्मद गोरी को बता दिया कि ये यहाँ पर अस्त्र शस्त्र रखा है। यानी कि जैसे अगर किसी का कोई दोस्त है तो जो दोस्त रहता है उसी को पता रहता है कि ये कहाँ पर क्या चीज रखता है। तो पृथ्वीराज चौहान से इसको बता दिया अपने अस्त्र शस्त्र के बारे में, यानी जो तलवार थी, जो जितने भी सैनिक के लिए शस्त्र थे, अस्त्र, वो सब इसे मोहम्मद गोरी को बता दिया। तो मोहम्मद गोरी सन 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज से दोबारा युद्ध करता है, जिसे तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान से दोबारा युद्ध करता है, जिसे तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं। देखिए, जब ये 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान से जब दोबारा युद्ध करता है, जिसे तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं, जिसमें मोहम्मद गोरी को जब पता चले कि ये अपना अस्त्र शस्त्र कहाँ पर रखा है, तो इसकी कमजोरी को जब ये जाना तो इससे युद्ध किया। तो कौन जीता? मोहम्मद गोरी जीता। जब मोहम्मद गोरी जीता तो जो ये था जयचंद्र था, मोहम्मद गोरी से बोला कि मैंने पृथ्वीराज चौहान का जितना भी ये इससे मतलब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को जान से नहीं मारा। पृथ्वीराज चौहान बोला कि आप मेरी संपत्ति को रख लीजिए, कुछ आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि मेरी 14 पत्नियां हैं, मैं इनको अगर खत्म हो गया तो मेरी पत्नियां करें क्या। तो ये भारत के एकदम नीचे केरल के तरफ में ये बस गए, मतलब श्रीलंका के साइड में वहां पर आकर ये बस गए। तो उसके बाद मोहम्मद गोरी से जयचंद्र ने मोहम्मद गोरी से बोला कि पृथ्वीराज चौहान का जितना भी क्षेत्र है तो मुझे दे दो, क्योंकि अगर मैं ना बताया होता कि इसका अस्त्र शस्त्र कहाँ पर है तो तुम पृथ्वीराज चौहान से कभी नहीं जीत पाते। तो मोहम्मद गोरी ने बोला जयचंद्र से बोला, तो ये बोला कि नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा अगर तुम मुझसे युद्ध कर लो। मोहम्मद गोरी बोला जयचंद्र से कि अगर तुम मुझसे युद्ध कर लो, जो जीता उसका ही पृथ्वीराज चौहान का जितना क्षेत्र है उसका होगा। तो मोहम्मद गोरी और जयचंद्र से युद्ध हुआ, जिसे चंद्रवार का युद्ध भी कहते हैं। चंद्रवार, देखिए जब यहाँ से युद्ध हुआ जिसे चंद्रवार का युद्ध कहते हैं, जिसे चंद्रवार का युद्ध कहते हैं, तो इसमें से जीता मोहम्मद गोरी। कौन जीता? मोहम्मद गोरी।
जब ये उससे जीता तो जितना भी क्षेत्र था सब मोहम्मद गोरी का हो गया। पहले आप इसको नोट कर लिया, फिर इसके आगे मैं बताता हूँ। देखिए उसके बाद यहाँ पे जब मोहम्मद गोरी जीता तो मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक था। उस समय मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे 20 बार खरीदा गया था। जिसे 20 बार खरीदा गया था। ये 20वीं बार खरीदाने के बाद यहाँ पर है कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया। फिर ये भी मोहम्मद गोरी जो था ये गौर प्रदेश का था, जो कि अफगानिस्तान में है। ये गौर प्रदेश का था। मोहम्मद गोरी गौर नहीं गौर प्रदेश का था। मोहम्मद गोरी गौर प्रदेश का था। जब ये अपने ये बोला कुतुबुद्दीन ऐबक से कि मैं जा रहा हूँ अपने घर गौर प्रदेश, तुम यहाँ पर जितने भी भारत की यहाँ पर जितना ही भी मैंने संपत्ति को लूटा है इसे तुम संभाल कर रखना। तो जब ये यहाँ पर देख रहा तो मोहम्मद गोरी भी ये भटिंडा की तरफ, जहाँ पर ये पाटन की तरफ ही पड़ता है, भटिंडा यहाँ पर भी जाटो बस्ती है भटिंडा। ये भटिंडा की तरफ से जा रहा था अपने घर। भटिंडा में इसे जाटव ने मिलकर इसकी हत्या कर दी। कर दी। और हाँ एक चीज पूछा जाता है यहाँ पर जो मुस्लिमों में कौन शासन करने वाला शासक है, तो यहाँ पर मोहम्मद गोरी यह शासन करने वाला शासक है। भटिंडा में इसकी जाटों ने मिलकर इसकी हत्या कर दी। उसके बाद यहाँ पे इसकी हत्या कर दी 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी के बाद यहाँ पर कुतुबुद्दीन ने एक नए वंश यानी गुलाम वंश की स्थापना की। ये आप इसको नोट कर लीजिए। और ये हमारे पार्ट 2 का लास्ट इतना ही बस मुझे बताना था। उसके बाद मैं अगले पार्ट में गुलाम वंश को बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन कॉल पे सेट कर, ताकि हमारे नोटिफिकेशन को जल्द से जल्द पहुंचे।